हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल Min33 पर। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि मैंने एक नई सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की है Min33। तो हमने 6 क्लास की साइंस से लेकर शुरू किया है। तो इससे पहले हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, तो आज मैं आपके लिए सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूँ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप सबको साइंस से डर लगता है, मुझे भी ऐसे डर लगता था, लेकिन डर कब लगता है? जब हम चीजों को समझते नहीं है, हम उसको रट्टा मारते हैं बस। हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, हम कभी चीजों को सीखना ही नहीं चाहते। लेकिन ये डर तभी खत्म होगा अब जब आप चीजों को सीखना चाहोगे, उनको समझना चाहोगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप साइंस को दिल से समझने लगोगे तो चीजें आपको अपने आप ही आसान लगने लगेंगी। ये जो चैप्टर है, बच्चे इसको मानते हैं बहुत टफ चैप्टर है, ये कभी समझ ही नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ सिर्फ 10-12 मिनट बने रहना, एंड तक इसको देखना, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको इस चैप्टर के बारे में आइंदा से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो चलिए हम शुरू करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, ये डाइवर्सिटी क्या होती है, ये विविधता होती क्या है? डाइवर्सिटी क्या? आप अपने चारों तरफ देख लो, आपको आपके दोस्त अलग अलग नजर आएंगे। किसी का फेस अलग है, किसी के हेयर अलग है, किसी की आंखें अलग हैं, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है। तो ये सब भी क्या एक तरीके की डाइवर्सिटी है। और इंडिया तो आपको पता है कि डाइवर्स कंट्री ही है। आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, आपको हर तरीके के लोगों के नजर आएंगे। उनका खाना अलग नजर आएगा, उनका पहरावा अलग नजर आएगा, उनका कल्चर अलग होगा। तो यही तो क्या है, यही तो होती है डाइवर्सिटी। चैप्टर शुरू होते ही आपको एक लाइन लिखी हुई है, एक कोट लिखा हुआ है, संस्कृत में कोट है लेकिन उसका अनुवाद भी किया हुआ है। कि जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ खुद तो धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन वो दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को फ्रूट्स देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो मेहनत खुद करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? वो कई बार किसी दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर भी आपको एक अच्छा इंसान बनना है। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीजें। लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ड लग गया है बायो, हिंदी में जिसको आप कहते हो जैव विविधता। अब ये बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? अब आपको पता है आपके चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जब आप एक नेचर वॉक में जाते हो, पैदल चलने जाते हो, तो आप देखते हो बहुत सारी ग्रासेस आपको नजर आते हैं, बहुत सारे आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे नजर आते हैं, बड़े पौधे भी नजर आते हैं। आपको बहुत तरीके के बर्ड्स नजर आते हैं, आपको बटरफ्लाईज दिखती हैं इधर उधर मूव करती हुई। हो सकता है आपको मंकीज भी दिखाई दे, डॉगीज तो दिखाई देती हैं आपको। ये जो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, जब ये किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं तो वही उसकी क्या बना देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो इन जनरल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कितने तरीके के प्लांट्स, कितने तरीके के एनिमल्स उस एरिया में मिलते हैं, और वही मिलके उसकी क्या बना देते हैं? उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी। अब जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे, इट मीन्स उसकी उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा है। हर एक मेंबर बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पौधों की बात कर लो आप, पौधे क्या करते हैं? खाना देते हैं, और बहुत सारे जानवरों को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स एनिमल्स क्या करते हैं? फ्रूट्स खा के उनके सीड्स को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे नेचरली जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स अगर आप चाहोगे कि वो अलग अलग सर्वाइव कर ले, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के बिना सरवाइव कर ही नहीं सकते। कैसे? अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो, नोटिस करो किस तरीके के प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं, कैसे इंसेक्ट नजर आ रहे हैं, कैसे बर्ड्स नजर आ रहे हैं, एनिमल्स किस किस कैटेगरी के आपको नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड करो। जैसे आपने प्लांट्स को लिया, प्लांट्स की स्टेम देखो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई उनके लीव्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? फिर फ्लावर्स, किस पे फ्लावर्स आ रहे हैं, किस पे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, क्या फ्लावर्स की भी कैटेगरीज अलग अलग है? उनको भी ऑब्जर्व करो। ये ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे आप अपनी ऑब्जर्वेशन को तेज करोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फिर अप्रिशिएट भी करो। आपको भी पता है जब आप कहीं भी जाते हो, आप हार्म मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ किसी को भी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो तब तक आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक उसको आपसे कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपने
प्लेजर के लिए एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अल्टीमेटली लीड कर रहा है क्लाइमेट चेंज को। आपको पता है आजकल क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूचर में कभी भी आप कहीं भी जाओ, एंजॉय करो, लेकिन उनको डिस्टर्ब मत करो। जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका जैसा नेचरली उनको ग्रो कर रहे हैं, जैसे वो नेचरली रह रहे हैं, उनको रहने दो। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। हमारे चारों तरफ के जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके के प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बहुत सारी वेराइटीज हैं। जब कभी आप प्लांट्स को ध्यान से देखोगे, आपको नजर आएगा डिफरेंस उनकी हाइट के अंदर। अलग अलग टाइप की स्टेम नजर आएंगी, लीफ की शेप अलग अलग दिखेगी आपको, फ्लावर्स के कलर अलग अलग नजर आएंगे, और भी बहुत सारी वेराइटी आपको नजर आएगी उनके अंदर। अब प्लांट्स की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं हम। प्लांट्स को कैसे ग्रुपिंग कर सकते हो? उनके स्टेम के बेसिस पे भी कर सकते हो। लीफ शेप देखो, उनकी अरेंजमेंट देखो कैसा है, फ्लावर्स का कलर कैसा है, शेप कैसी है, सेंट कैसा है। ये सब फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे आप प्लांट्स को ग्रुपिंग कर सकते हो। आप अलग अलग तरीके के लीव्स को कलेक्ट कर सकते हो, फ्लावर्स को कलेक्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो अपनी स्क्रैप बुक बना सकते हो, जिसके अंदर आप हर पेज के ऊपर एक पर्टिकुलर लीफ लगाया, फिर उसकी आप करेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि ये किसका लीफ है, क्या क्या इसकी फीचर्स हैं, सब आप उसको नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं ग्रुपिंग के बारे में। तो प्लांट्स की कैटेगरीज कितनी होती हैं? मेनली प्लांट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। इन तीनों में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द स्टेम, और उनका ब्रांचिंग पैटर्न। तो सबसे पहले अगर बात करो आप हर्ब्स की, हर्ब्स की जनरली क्या होती है, जो स्टेम होती है ना, बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। जैसे टोमेटो का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, वो जमीन पे ही रहता है, वो छोटा सा होता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। दूसरी आप बात करो श्रब्स की, तो श्रब्स थोड़ा सा उससे और बड़े आ जाते हैं, मीडियम हाइट है। उनकी जो स्टेम होती ना तो इतनी हार्ड होती, ना ही इतनी सॉफ्ट होती, ब्राउन वुडी कलर की होती है। और उनकी जो ब्रांचिंग होती है ग्राउंड से ज्यादा ऊंची नहीं होती हैं, हल्की सी ऊंची होती है, जैसे रोज प्लांट आपने देखा होगा। और ट्रीज, उसके लिए उसके साथ आप फैमिलियर ही हो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ पौधे आप देखते हो, उनकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है, थिक होती है, और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, और उनकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है, जैसे मैंगो ट्री कह लो आप, ठीक है। अब इन 3 कैटेगरीज के अलावा 2 कैटेगरीज और सुनते हो आप। एक होते हैं क्लाइंबर्स और एक होते हैं क्रीपर्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, उनको किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ ग्राउंड पे ही रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। अब प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा कि उनकी ये कैटेगरीज होती हैं, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए। अब अगर हम बात करें उस प्लांट की लीफ के बारे में और उनकी रूट्स के बारे में, क्या उनमें कोई रिलेशन है? तो सबसे पहले तो आप सोच रहे हो वेनेशन क्या होता है। वेनेशन का मतलब होता है पैटर्न। लीफ वेनेशन एक लीफ पैटर्न। कभी भी ध्यान से देखना, कोई भी आपके आसपास कोई पेड़ होगा तो उसके पत्ते लेना, दो जो भी पत्ते होंगे आप उनको नजर फेरो उनके ऊपर, क्या आपको उनके बीच में कोई पैटर्न नजर आ रहा है? तो ये जो वेनेशन होती है 2 तरीके की होती है, एक होती है रेटिकुलेट और एक होती है पैरेलल। जैसा कि इस डायग्राम में देखो आप, रेटिकुलेट वेनेशन में आपको नजर आ रहा होगा साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस से निकल रही हैं, तो ये नेट लाइक पैटर्न होता है, जैसे विस्कस लीफ हो गया। मोस्टली जो लीव्स होते हैं आपको काफी लीव्स के अंदर ये पैटर्न देखने को मिलता है। फिर अगर दूसरा बात करोगे पैरेलल वेनेशन, बनाना ट्री आपने देखा होगा, ग्रासेस भी देखे आपने, तो उनकी जो वेन्स होते हैं वो पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल वेनेशन होगी। अब आप बिना पौधे को जड़ से निकाले उनके रूट के बारे में बता सकते हो। अब रूट बताने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे लीफ 2 तरीके की, लीफ वेनेशन 2 तरीके की होगी, रूट्स भी 2 तरीके की होती हैं, एक होते हैं टैप रूट और एक होते हैं फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है और बाकी उसकी साइडों में साइड रूट्स होती हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया। फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं, जिसके फाइबर निकले होते हैं, धागे जैसे नजर आएंगे आपको छोटे छोटे साइडों में निकले हुए। तो आर टी, आर मीन्स रेटिकुलेट, टी मीन्स टैप रूट। तो अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो उसकी फाइनली क्या होगी? टैप रूट होगी। और जो पैरेलल वेनेशन है उसके अंदर हमेशा फाइब्रस रूट होगी। एग्जाम्पल चिकपी हो गया, चना, चने आप सब खाते हो, ध्यान से देखना उसके अंदर टैप रूट होती है, और उनके जो पत्ते होते हैं उनके अंदर वेनेशन कौन सी होगी?
रेटिकुलेट वेनेशन होगी। वीट, गेहूं सब खाते हो, गेहूं का पौधा देखना ध्यान से कभी, उसकी रूट्स होंगी फाइब्रस और उसके अंदर वेनेशन कौन सी होंगी, पैरेलल वेनेशन। तो बिना पौधे को जड़ से उखाड़े आप जस्ट पत्तों को देखकर उनकी रूट्स के बारे में बता सकते हो। चलो आगे बात करते हैं, मोनोकोट्स क्या होते हैं, डाइकोट्स क्या होते हैं। अब ये मोनोकोट डाइकोट क्या होता है। डाइकोट, कोट का मतलब है कोटिलेडन्स, ऐसे सीड्स जिनके अंदर दो कोटिलेडन्स होते हैं और उनके अंदर क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और अभी मैंने पीछे बढ़ाया, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसके अंदर क्या होगा, टैप रूट होगा। जैसे चिकपी, चने के बारे में मैंने अभी पढ़ाया आपको, चने को बीच में से एक बार तोड़ के देखना तो आपको ये जैसा डायग्राम के अंदर दिखाया गया कोटिलेडन ऐसे नजर आएंगे। तो ये क्या होता है, डाइकोट, जिसको बीच में से काटोगे दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। मोनोकोट एक सिंगल कोटिलेडन होगा जिसके अंदर, और उसके अंदर वेनेशन कौन सी होती है, पैरेलल, और पैरेलल तो रूट कौन सी होगी, फाइब्रस। मेज हो गया, मक्का सब खाते हो आप, ग्रासेस आपने देखा ही है, तो वो सब क्या होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं। अब द नंबर ऑफ कोटिलेडन इन ए सीड, और उनके अंदर कैसी वेनेशन है, कैसा रूट्स है, ये सब चीजों को आप यूज कर सकते हो प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो अब तक आपने किसके बारे में पढ़ा, जस्ट एक इंट्रो पढ़ी आपने प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं, रूट्स में और लीव्स में क्या रिलेशन रहता है। अभी तक आप थोड़ा बेसिक लेवल में पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाते जाओगे आपकी जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का और भी बढ़ता जाएगा। अब तक आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हो। तो चलो अगर हम बात करते हैं अब एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, प्लांट्स को तो कर दिया भाई, हर्ब्स हो सकते हैं, शर्ब्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, क्रीपर्स हो सकते हैं, क्लाइंबर्स हो सकते हैं। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, डोंट वरी, एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाय मूवमेंट, अब एनिमल्स की मूवमेंट आपने ऑब्जर्व की है, वो फ्लाई भी करते हैं, रन भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, हॉप भी करते हैं, जंप भी करते हैं, स्विम भी करते हैं। वो अपनी विंग्स को यूज करते हैं, लेग्स को यूज करते हैं, फिन्स को यूज करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। तो अगर आप मूवमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। या सेकंड ऑप्शन क्या है, बाय यूजिंग देयर फूड एंड हैबिटेट। अब आपको पता है एनिमल्स भी बहुत तरीके का, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, वो डिपेंड करता है वो रहते कहाँ हैं। जैसे जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो अलग खाएंगे, वाटर में रहते हैं उनका अलग फूड हैबिटेट होगा, डेजर्ट वालों का अलग होगा, माउंटेन वालों का अलग होगा। ये डिपेंड करता है उनकी सराउंडिंग कैसी है। या थर्ड फीचर आप यूज कर सकते हो उनकी बॉडी फीचर्स को लेके, क्योंकि उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर सब अलग अलग होता है। तो आप चाहो तो उनके बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई कर सकते हो। तो मोटा मोटा अगर हम हैबिटेट्स और एडेप्टेशन के बारे में देखना चाहें, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में आएगा कि हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशंस क्या होती हैं। हैबिटेट होती है वो जगह जहां पे कोई एनिमल या प्लांट रहता है। जैसे आप घर पे रह रहे हो तो वो घर आपका क्या है, हैबिटेट है। एडेप्टेशन क्या होती है, वहां रहने के लिए जो भी कंडीशंस हैं आपकी सराउंडिंग्स की, जो भी फीचर्स आपको रहने में हेल्प कर रही हैं उसको हम कहते हैं एडेप्टेशंस। तो हैबिटेट तो होगी वो जगह जहां हम रहते हैं, अडेप्टेशंस होगी वो फीचर्स जो हमें वहां रहने के लिए चाहिए, जो जरूरी है वहां रहने के लिए। अब तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेजर्ट, डेजर्ट में क्या क्या चीज होती है, आपको पता है डेजर्ट के अंदर पानी की कमी होती है भाई। तो वहां पे अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कैक्टस के बारे में सबने सुना है आपने। कैक्टस क्या करता है, अपनी फ्लैशी स्टेम के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है भाई। कैमल्स भी है, कैमल्स क्या करता है, उसके हूज बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि सैंड में वो इजिली चल सके। और हम्प के अंदर अपना वो फूड स्टोर करके रखता है, पानी को भी स्टोर करके रखता है वो। और आपको ये भी पता है कि वो यूरिन बहुत ही लिटिल एक्सक्रीट करता है और उसको पसीना भी नहीं आता इतना, क्यों, पानी की कमी ऑलरेडी है राजस्थान के अंदर, डेजर्ट के अंदर। तो ये तो थी डेजर्ट हैबिटेट। दूसरा अगर आप माउंटेन की बात करो, माउंटेन के अंदर आपको पता है डिओडर ट्रीज हैं। वहां पे जो माउंटेन के अंदर ट्रीज होते हैं वो आपको पता होगा कैसे होते हैं, उनकी ब्रांचेज स्लोपी ब्रांचेज होते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो कैसे दिखते हैं आपको, कॉनिकल शेप, ताकि वहां पे जो अगर स्नोफॉल हो, बारिश हो तो उसके ऊपर स्टिक ना हो, वो साइडों से स्लाइड हो जाए। इसी तरीके से रोडोडेंड्रोन्स हैं, वो शॉर्टर होते हैं, उनके लीव्स भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, माउंटेन टॉप के ऊपर पाए जाते हैं। फिर अगर आप बात करो इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की, इक्वेटिक क्या होते हैं, पानी वाले, फिश होगी। फिश की शेप आपको पता है, बॉडी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, जो उसको स्विम करने में हेल्प करती है। और आपको पता है फिश कैसे ब्रीथ करती है, कैसे करती होती है, आपको पता ही है, गिल्स के थ्रू।
गोट्स हैं, गोट्स कैसे चलती हैं? अपने लेग्स को यूज करके चलती हैं। फ्रॉग्स ऐसे हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, और ऐसों को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों जगह रहते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। चलो आगे बात करते हैं। अब तक हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा। क्यों? क्योंकि किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी किस पे डिपेंड करती है? वहां रहते हुए प्लांट्स और वहां रहते हुए एनिमल्स के ऊपर। अब अगर आप उनके प्लांट्स और एनिमल्स के फूड रिसोर्सेज को खत्म कर दोगे, उनके हैबिटेट को डैमेज कर दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, और जो हो भी रही है आजकल। तो हमें क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत स्टेप ले रही है। जैसे सबसे एक अच्छा प्रोजेक्ट जो सरकार ने चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 के अंदर उसने चलाया था, बंगाल टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। चीता री इंट्रोडक्शन आपने सुना है, एमपी में कूनो नेशनल पार्क के अंदर हमने चीता को री इंट्रोड्यूस किया था 2022 में, ताकि हम चीता पॉपुलेशन को भी क्या कर सकें? रिस्टोर कर सकें। इन द सेम वे सैक्रेड ग्रोव्स हैं, ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पैचेस होते हैं जिनके अंदर बहुत लार्ज बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर ये मैनग्रोव्स, ये सैक्रेड ग्रोव्स ही नहीं रहेंगे तो वहां की बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। तो हमें मिलके हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो हमारा ये अर्थ, जो हमारा ये प्लेनेट है, इसके ऊपर जो ब्यूटीफुल लाइफ है, ये हमारी सरवाइव हो सके, हम अपने मिलजुल के अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो हैबिटेट है, सरकार ने अभी उसको क्या घोषित कर दिया है? प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? जहां पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ताकि आम लोग वहां पे जाके कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना कर सके। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। तो जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने एनिमल्स के बारे में देखा, फिर हमने उनके हैबिटेट्स और एडेप्टेशंस के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जब हमने इस चैप्टर के बारे में देखा तो हमें काफी कुछ सीखने को मिला। तो आशा करता हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा रिकैप करके वीडियो को जरूर देखना। ये अब तक बिल्कुल बेसिक्स चैप्टर है कि प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप धीरे धीरे सब चीजें आपको आसान लगने लगेंगी और समझ आती रहेंगी। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।